तो आज हम ओशो की एक काफी चर्चित और कहना चाहिए विवादास्पद किताब Yeah. संभोग से समाधि की ओर हम्म, पर जो जानकारी उपलब्ध है, मतलब एक समीक्षा है हमारे पास, जी। उस पर गौर कर रहे हैं। हाँ, इसका शीर्षक ही अपने आप में काफी उत्तेजक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए किताब के जो मूल विचार हैं, उसकी दलीलें और जो विवाद इससे जुड़े हैं, हाँ। उनको थोड़ा समझना। हाँ, तो समीक्षा ये कहती है कि ये जी। किताब यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक सफर में एक ताकतवर औजार की तरह देखती है, सही। जो कई पारंपरिक भारतीय सोच को सीधी चुनौती देती है। चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, देखिए, समीक्षा इसी बात से शुरू होती है। इसके मुताबिक ओशो का एक जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि जिसे हम यौन ऊर्जा कहते हैं ना, वो असल में जीवन की ही बुनियादी ऊर्जा है, मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी है। अच्छा। और इसे दबाने या कोई पाप समझने की बजाय ओशो कहते हैं कि अगर इसे ठीक से समझा जाए और पूरी जागरूकता के साथ बदला जाए, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो यही ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति यानी कुंडलिनी में तब्दील हो सकती है। और समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि ओशो कैसे समाज और धर्मों की आलोचना करते हैं कि वो अक्सर कामुकता का दमन करते हैं। हाँ, ये तो है। जिससे लोगों में एक अपराध बोध, एक गिल्ट और एक तरह का पाखंड भर जाता है। तो फिर दमन की जगह वो क्या सुझाव देते हैं? मतलब क्या करना चाहिए इस ऊर्जा का? ओशो का जोर साक्षी भाव पर है। साक्षी भाव मतलब इस ऊर्जा को बिना अच्छा बुरा माने, बिना किसी जजमेंट के बस देखना, उसे महसूस करना जैसी वो है। अच्छा, बस ऑब्जर्व करना। हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ओशो इसे ध्यान की एक विधि में बदलने का रास्ता सुझाते हैं। ये एक तरह से उस ऊर्जा के साथ तटस्थ होकर जुड़ना है, उसे समझने की कोशिश करना है, ना कि उससे लड़ना या उसे दबाना। और यहाँ वो तंत्र वाली बात भी आती है, शायद समीक्षा में उसका जिक्र कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा इशारा करती है कि ओशो अपने विचारों के लिए तंत्र के सिद्धांतों का काफी सहारा लेते हैं। तंत्र की दुनिया में देखिए, पवित्र और सांसारिक या ऐन्द्रिक के बीच वैसी कोई मजबूत दीवार नहीं मानी जाती है। अच्छा। तो इस नजरिए से अगर पूरी जागरूकता और होश के साथ अनुभव किया जाए, तो जो गहन यौन अनुभव हैं, वो भी उस अवस्था तक ले जा सकता है जहां मैं या अहंकार पीछे छूट जाता है। अहंकार विहीनता। हाँ, एक तरह से ये शरीर और चेतना के गहरे जुड़ाव की बात है। ये बात तो सुनने में काफी अलग लगती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि किताब सिर्फ शारीरिक आनंद पर केंद्रित है? क्योंकि शीर्षक से ऐसा भ्रम हो सकता है। नहीं, यहीं पर समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाती हैं। वो जोर देकर कहती हैं कि शीर्षक भले ही उत्तेजक लगे, किताब का असल मकसद यौन भोग विलास को बढ़ावा देना कतई नहीं है। अच्छा। बल्कि ये उस ऊर्जा से ऊपर उठने या उसके पार जाने, ट्रांसेंडेंस की बात करती है। ट्रांसेंडेंस। फोकस शारीरिक संतुष्टि पर उतने नहीं है जितना उस ऊर्जा के जरिए होने वाले आंतरिक बदलाव पर है, चेतना के विस्तार पर है। तो यौन अनुभव यहाँ मंजिल नहीं है, वो एक साधन है। हाँ, कह सकते हैं एक संभावित पड़ाव या एक साधन मात्र है उस रूपांतरण के लिए। और समीक्षा ओशो की स्टाइल के बारे में क्या कहती है, जिस तरह वो अपनी बात रखते हैं? उनके लिखने का अंदाज सीधा, बेबाक और अक्सर चौंकाने वाला बताया गया है। समीक्षा के मुताबिक वो जानबूझकर पारंपरिक सोच को झकझोरते हैं। हाँ, वो तो उनकी पहचान है। बिल्कुल। और अपनी बात समझाने के लिए वो कहानियों, मिसालों और हास्य का भी काफी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसका एक सकारात्मक पहलू ये गिनाया गया है कि ये किताब यौनता जैसे वर्जित समझे जाने वाले विषय पर खुलकर बात करती है, और वो भी एक आध्यात्मिक दायरे में एक बातचीत की शुरुआत करती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या समीक्षा इसकी कुछ कमजोरियां या आलोचनाओं का भी जिक्र करती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ बिल्कुल करती है। समीक्षा ये भी मानती है कि किताब को गलत समझना बहुत आसान है। हाँ, ये तो हो सकता है। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये अनियंत्रित यौन संबंधों की वकालत कर रही है, जो कि बात नहीं है। बात ऊर्जा के रूपांतरण की है। सही। दूसरा, इसका जो एक उत्तेजक टोन है, वो कई रूढ़िवादी सोच वाले पाठकों को शायद पसंद ना आए या उन्हें थोड़ा अलग थलग महसूस करा दे। और कुछ लोगों को इसके पीछे का जो दर्शन है, खासकर ऊर्जा रूपांतरण वाली बातें, वो जरूरत से ज्यादा अमूर्त या कहें तो थ्योरेटिकल लग सकती है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करें, ये सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, जिन्हें असल जीवन में उतारना शायद मुश्किल लगे।
तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, ये किताब बेसिकली किसके लिए है और इसका मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? देखिए, मुख्य संदेश तो ये उभरता है कि यौनिता, जिसे अक्सर छुपाया या दबाया जाता है, उसे आध्यात्मिक खोज के एक बुनियादी और शक्तिशाली तत्व के रूप में देखा जा सकता है। ये किताब गहरी सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देती है और ये उन पाठकों के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है जो यौनता और आध्यात्मिकता के आपसी रिश्ते को समझने में रुचि रखते हैं। हाँ। या फिर जो तंत्र और ध्यान के वैकल्पिक मार्गों को खोजना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी दिलचस्प हो सकती है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो इसका क्या महत्व हो सकता है, मतलब आज के समय में? समीक्षा एक तरह से ये इशारा करती है कि ओशो के तरीकों से कोई सहमत हो या ना हो, ये किताब पाठक को कम से कम स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये आध्यात्मिकता में मन और शरीर का जो गहरा संबंध है, उसे टटोलने का एक मौका देती है। चेतना कैसे काम करती है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे संभव हो सकता है, इन गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ यौनता के बारे में नहीं है, ये मानवीय ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये समीक्षा हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि यौनता को लेकर हमारी जो सामाजिक कंडीशनिंग है वो कितनी गहरी है। बहुत गहरी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की कोई भी शक्तिशाली भीतरी ऊर्जा हो, अगर उसे होश और जागरूकता के साथ साधा जाए तो वो आंतरिक विकास का जरिया बन सकती है, भले ही समाज उसे गलत या वर्जित ही क्यों न मानता हो? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या किसी भी ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए तो वो रूपांतरण का कारण बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, विचारणीय है।